टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार, आपका शिक्षक, मार्गदर्शक और मेंटोर। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खास नजरिए से। जी। हमारे पास कोई पाठ्यपुस्तक या इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, बल्कि यूपीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछे गए पिछले कुछ सालों के सवाल हैं और उन्हें हल करने की रणनीति। बिल्कुल, और ये नजरिया बहुत जरूरी है। देखिए, परीक्षा में बैठने वाला हर उम्मीदवार इतिहास पढ़कर तो जाता है, लेकिन अंक सबको बराबर नहीं मिलते। हाँ, ये तो है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने ज्ञान को परीक्षक के सामने रखते कैसे हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि उस जानकारी को एक टॉपर की तरह कैसे पेश किया जाए। सही कहा। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इतिहास बताने की कला है। चलिए इस कला के रहस्य को समझते हैं। और ये कला ही एक औसत उत्तर को एक असाधारण उत्तर से अलग करती है। हम एक एक करके इन सवालों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल बनाने वाले का दिमाग कैसे काम करता है। हाँ, इनमें लिखिए। अब पहली नजर में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है, बस गणराज्यों के नाम ही तो लिखने। ज्यादातर लोग इसमें कहाँ गलती कर बैठते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल का आप कह सकते हैं एक जाल है। अच्छा। ज्यादातर उम्मीदवार क्या करते हैं, वे शाक्य, मल्ल, कौलियर, मौर्य जैसे 4-5 गणराज्यों के नाम लिखकर सोचते हैं कि काम हो गया। हाँ, मुझे भी यही लगता। लेकिन वे सवाल का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा भूल जाते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था। असल अंक तो वहीं छिपे हैं। तो मतलब सिर्फ नाम लिखने से शायद 8 में से 2 या 3 अंक ही मिलेंगे। मुश्किल से। असली खेल राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का है। तो एक मजबूत जवाब की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्या सीधे नामों से शुरू कर दें? नहीं, सीधे नामों पर कूदना ठीक नहीं। एक अच्छा परिचय हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। ठीक है। हम ऐसे शुरू कर सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक महान राजनीतिक और बौद्धिक जागरण का काल था। इस दौरान जहां एक ओर बड़े बड़े राजतंत्र उभर रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कई गणराज्य भी फल फूल रहे थे, जो अपनी अनूठी शासन प्रणाली के लिए जाने जाते थे। ये परीक्षक को बताता है कि आपको उस युग की पूरी तस्वीर पता है। समझ गया। इससे एक भूमिका बन जाती है। और फिर मुख्य भाग में जहां हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है, उसे कैसे समझाएं। यहां हमें पॉइंट्स में बात करनी होगी। पहले आप गणराज्यों के नाम बताइए, जैसे शाक्य, मल्ल वगैरह। फिर एक सब हेडिंग बनाइए, गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। इसके तहत बताइए कि इनका शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि एक सभा या संस्थागार के माध्यम से सामूहिक रूप से चलाया जाता था। सभा मतलब आज की संसद जैसी कोई चीज? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये एक केंद्रीय सभा होती थी जिसमें कबीले के प्रमुख लोग शामिल होते थे। अच्छा। आप बता सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो युद्ध का हो, संधि का हो या किसी कानून का, इसी सभा में बहस और मतदान के जरिए लिए जाते थे। तो एक तरह का लोकतंत्र था ये। बिल्कुल, एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार था। इन बिंदियों को समझाने से उत्तर में गहराई आती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ नाम बताने के बजाय ये बताना है कि वे असल में काम कैसे करते थे, और अंत में निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। निष्कर्ष में हमें भविष्य से एक जुड़ाव बनाना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि भले ही ये गणराज्य बाद में शक्तिशाली मगध साम्राज्य जैसे राजतंत्रों में विलीन हो गए, लेकिन उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक परंपराओं की एक मजबूत नींव रखी। और अब आती है टॉपर्स वाली बात, यानी वैल्यू एडिशन। वो क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश का एक छोटा हाथ से बना नक्शा बनाकर इन गणराज्यों की अनुमानित लोकेशन दिखा दे, तो आपका उत्तर बाकियों से मीलों आगे निकल जाएगा। नक्शा? हाँ, परीक्षक को तुरंत ये संदेश मिलता है कि इस उम्मीदवार ने विषय को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे विजुअलाइज किया है, आत्मसात किया है। लेकिन क्या परीक्षा के तनाव में एक नक्शा बनाना वाकई संभव है? क्या इसमें समय बहुत ज्यादा नहीं लगेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आपको कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, बस एक रफ आउटलाइन बनाना है और 2-3 जगहों को इंगित करना है। अच्छा। इसमें 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन ये आपको कम से कम एक अतिरिक्त अंक दिला सकता है, और 8 में से 1 अंक बहुत मायने रखता है। ये शानदार है। ये सिर्फ याद करने से कहीं आगे की बात है, ये विश्लेषण करने और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के बारे में है। बिल्कुल। तो इन गणराज्यों ने राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, लेकिन ये लोग रहते कहाँ थे? गांव में या शहर भी थे? और यहीं से हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है। ये सवाल भी 2024 से है, लेकिन 12 अंकों का।
प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। यहां चर्चा कीजिए शब्द पर ध्यान देना होगा, है ना? इसका कोई खास मतलब होता है? बिल्कुल। जब परीक्षक चर्चा कीजिए या डिस्कस लिखता है तो वो आपसे सिर्फ कारणों की लिस्ट नहीं मांग रहा, वो चाहता है कि आप उन कारणों के बीच के संबंध को समझाएं। संबंध को? हाँ, ये एक कहानी बताने जैसा है कि कैसे गांव धीरे धीरे शहर बन गए। ये एक प्रक्रिया है और आपको उस प्रक्रिया को समझाना है। अच्छा, तो मतलब ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है। तो इसकी कहानी शुरू कहां से होगी? परिचय कैसा हो? परिचय सीधा और सटीक होना चाहिए। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जिसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कई नगरों का उदय हुआ। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसके पीछे कई परस्पर जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी कारण थे। और मुख्य भाग में उन कारणों को कैसे जोड़ा जाए? उन्हें अलग अलग शीर्षकों में बांटना सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन? सही। और ये हुआ कैसे? लोहे के इस्तेमाल से। जब लोहे के फाल वाले हल और कुल्हाड़ियां आईं तो गहरी जुताई और जंगलों की कटाई आसान हो गई। इससे पैदावार बढ़ी। अच्छा। अब जब किसान अपनी जरूरत से ज्यादा उगाने लगा तो समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय संभव हुआ जो खेती नहीं करता था। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई, तब जाकर लोगों के पास दूसरे काम जैसे कारीगरी, व्यापार या शासन के बारे में सोचने का समय और संसाधन मिला। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा कारण निकलता है, व्यापार और वाणिज्य का विकास। जब कारीगरों ने सामान बनाना शुरू किया और किसानों के पास अतिरिक्त अनाज था, तो बाजार बने। इन बाजारों को जोड़ने के लिए उत्तरापथ जैसे व्यापारिक मार्ग बने और इन मार्गों पर जो बस्तियां थीं, वे धीरे धीरे व्यापार के बड़े केंद्र बन गईं। तो ये पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कृषि से व्यापार, व्यापार से शहर। और क्या कारण थे? तीसरा कारण था प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रों का उदय। जब महाजनपद बने तो राजाओं को अपनी राजधानियां चाहिए थीं। ये राजधानियां प्रशासन, सेना और संस्कृति के केंद्र बन गईं, जिससे वहां की आबादी और महत्व दोनों बढ़े। सही बात है। और चौथा कारण है धार्मिक गतिविधियां। कई शहर जैसे वाराणसी या मथुरा धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। लोग वहां तीर्थ यात्रा पर आते थे और धीरे धीरे वहां स्थायी बस्तियां बस गईं। उदाहरण देना तो जरूरी होगा ही। बहुत जरूरी। कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, अहिच्छत्र जैसे शहरों का जिक्र करना आपके उत्तर को वजन देता है। ठीक है। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इन सभी मिले जुले कारणों ने उत्तर प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जिसने इस क्षेत्र को राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्तर भारत का केंद्र बना दिया। इसमें वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया जा सकता है? एक साधारण सा फ्लो चार्ट बनाना कमाल कर सकता है। फ्लो चार्ट? हाँ, आप बस तीरों से दिखा सकते हैं। लोहे का प्रयोग, कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार का विकास, नगरों का उदय। ये 15 सेकंड का काम परीक्षक को दिखाएगा कि आप कारणों के बीच का संबंध समझते हैं। कमाल है। हमने अब तक राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक प्रक्रियाओं की बात की। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हड़प्पा काल में 2023 का एक 8 अंकों का सवाल है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरस्थलों की पहचान कीजिए। ये तो पूरी तरह से तथ्यात्मक सवाल लगता है। हाँ, ये तथ्यात्मक है, लेकिन यहाँ भी प्रस्तुति का खेल है जो आपको दूसरों से अलग करेगा। मतलब? सिर्फ 3-4 नाम जैसे आलमगीरपुर, हुलास, बड़ा गांव लिख देना एक औसत उत्तर है। तो एक असाधारण उत्तर कैसे लिखें? परिचय से शुरू करते हैं। हम लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में फली फूली, का विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश तक था। अच्छा। यहाँ मिले पुरस्थल इस सभ्यता के विशाल भौगोलिक प्रसार को प्रमाणित करते हैं। देखिए, इस एक लाइन से आपने बता दिया कि आपको सिर्फ यूपी के स्थल नहीं पता, बल्कि आपको पूरी सभ्यता का पैमाना पता है। ये तो संदर्भ सेट करने वाली बात हो गई, जैसा पहले सवाल में था। और मुख्य भाग में स्थलों का नाम के साथ एक एक लाइन की जानकारी जरूर दें। जैसे हुलास, सहारनपुर, यहाँ से हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन, मोहरें और अनाज के दाने मिले हैं। अच्छा। बड़ा गांव और सनौली, बागपत, ये भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सनौली में तो रथ भी मिले हैं। हर नाम के साथ एक छोटा सा तथ्य जोड़ने से
उत्तर ज्यादा विश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आपने रट्टा नहीं मारा है, आपको विषय की समझ है। और निष्कर्ष में बस ये दोहराइए कि ये स्थल उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को हड़प्पा जैसी महान सभ्यता से जुड़ते हैं। और वैल्यू एडिशन का ब्रह्मास्त्र तो आपको पता ही है। एक छोटा सा नक्शा बनाकर इन जगहों को इशारा करना। एकदम सही। ये इस तरह के तथ्यात्मक सवाल में सोने पर सुहागा जैसा है। ये नक्शे वाला आइडिया तो लगभग हर उस सवाल में काम आ सकता है जहां जगहों का जिक्र हो। बहुत बढ़िया। जी चलिए, अब 2023 के ही एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये 12 अंकों का है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्या कीजिए। यहाँ कीवर्ड है व्याख्या कीजिए। इसका क्या मतलब निकालें? व्याख्या कीजिए या एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको एक तर्क स्थापित करना है। आपको क्यों और कैसे का जवाब देना है। अच्छा, सवाल ये नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछ रहा है कि व्याख्या करें कि यूपी बौद्ध धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। आपको सबूतों के साथ एक कहानी बनानी है। एक कहानी बनानी है। ये दिलचस्प है। तो इस कहानी का नायक कौन होगा? इस कहानी के नायक स्वयं गौतम बुद्ध हैं और उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि है। सही। सबसे अच्छी संरचना यही है कि हम बुद्ध के जीवन की यात्रा के अनुसार अपने उत्तर को आगे बढ़ाएं। परिचय में हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं पहले उपदेश से लेकर महापरिनिर्वाण तक इसी भूमि पर घटित हुई। इससे तो तर्क की नींव ही रख दी हमने। और फिर मुख्य भाग में हम बुद्ध की यात्रा का अनुसरण करेंगे। बिल्कुल, एक एक करके उन जगहों का जिक्र कीजिए। सबसे पहले सारनाथ। बताइए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। ये तो नींव का पत्थर था। और फिर उनकी यात्रा कहाँ गए? इसके बाद श्रावस्ती का जिक्र कीजिए, जो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ये जानना हैरान करने वाला है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा वर्षावास यानी 24 मानसून यहीं बिताए। 24? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, मतलब बौद्ध धर्म के ज्यादातर सिद्धांत यहीं विकसित हुए होंगे। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर शिक्षाएं और उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। फिर कुशीनगर का जिक्र करें, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी अपना भौतिक शरीर त्यागा। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। सही। इसके अलावा कौशाम्बी और संकिसा जैसे स्थानों का भी उल्लेख करें, जहां बुद्ध ने कई बार यात्रा की और उपदेश दिए। हमें हर स्थल को बुद्ध के जीवन की एक खास घटना और उनकी शिक्षाओं से सीधा जोड़ना है। तो ये सिर्फ जगहों की सूची नहीं है, ये असल में बुद्ध की जीवनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महत्व को स्थापित करना है। आपने एकदम सही समझा। और निष्कर्ष में हम इस कहानी को समेटते हुए कह सकते हैं कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश की भूमि ने ही बौद्ध धर्म को एक स्थानीय आंदोलन से एक वैश्विक धर्म बनने की मजबूत नींव प्रदान की। यहीं से उनके विचार पूरे एशिया और फिर दुनिया भर में फैले। इस तरह की संरचना परीक्षक को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद जो एक बात बार बार सामने आ रही है वो ये है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसे 3 शब्दों में कहूं तो सफलता का मंत्र है संरचना, प्रस्तुति और मूल्य वृद्धि। स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड वैल्यू एडिशन। आपके उत्तर का एक स्पष्ट परिचय, एक सुव्यवस्थित मुख्य भाग और एक संक्षिप्त निष्कर्ष होना चाहिए। आपको सवाल के कीवर्ड को समझना होगा। चर्चा करें, व्याख्या करें, पहचान करें। और जहां भी मौका मिले नक्शे, फ्लोचार्ट्स और सटीक उदाहरणों से अपने उत्तर को सजाना होगा। यह वास्तव में आकर्षक है। ये जानकारी को एक निष्क्रिय तथ्य से एक सक्रिय तर्क में बदल देता है। आप सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं। सही। लेकिन यह मुझे एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हम किसी कहानी या इतिहास को अंक हासिल करने के लिए इस तरह की एक तय संरचना में ढालते हैं, तो क्या हम उसे बेहतर ढंग से समझते हैं या हम अनजाने में उन जटिलताओं और बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस संरचना में फिट नहीं होती? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।